हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल परमार है और आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज जो आपके सीआईबी का जो सेकंड बुक है बीएफएम, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फॉरेक्स मार्केट, उसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडीज के वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चूंकि मैं पहले ही आपको वो सारे टर्म्स बता चुका हूं कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन क्या होता है या फॉरेक्स मार्केट क्या होता है या फॉरेक्स रेट क्या होता है या स्पॉट रेट, कैश रेडी रेट, टर्म रेट एंड बिड रेट, ऑफर रेट, ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब ये सब चीज जानने के बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस केस स्टडीज से। तो आइए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, an exporter received advance payment of euro 40,000 which has been credited to Nostro account of your bank in London. Okay, at what rate the bank will purchase the FC? FC means foreign currency. If the market rate is rupees 72.10 by 15 per euro and the margin is 0.15%. तो चूंकि जब इससे पहले वाले वीडियो में मैं जब बिड रेट और ऑफर रेट आपको पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था आपको कि बिड रेट जिस पर बैंक परचेज करती है, ऑफर रेट जिस पर बैंक सेल करती है। तो यहाँ समझ गए होंगे कि 72.10 बाय 15 का मतलब ये है कि 72.10 पे परचेज करा जाएगा और 72.15 पे सेल करा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है वो ये करना है कि किस रेट पर बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी को परचेज करेगा। अगर मार्केट रेट 72.10 बाय 15 दे रखा है पर यूरो और मार्जिन 0.15 है, तो मार्जिन का हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है वो हम डिस्कस करते हैं। हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हम केस स्टडी का स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया और कई बार ये 1-2 नंबर का आ भी जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है, An exporter received advance payment. Exporter we all know कौन एक्सपोर्टर होता है, जो आप अगर इंडिया से कोई माल ले रहे हैं, मतलब इंडिया में हैं और आप यूएस से कोई माल ले रहे हैं, तो आप कौन है, इंपोर्टर, क्योंकि आप कोई चीज ले रहे हैं और वो जो आपको माल भेज रहा है यूएस से, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर रिसीव एडवांस पेमेंट ऑफ यूरो 40,000। एक एक्सपोर्टर है जिसने एडवांस पेमेंट रिसीव करा है यूरो 40,000 में, विच हैज बीन क्रेडिट टू नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ योर बैंक इन लंदन, जो उसे आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में जो कि लंदन की एक बैंक में है वहां क्रेडिट करना है। अब यहाँ मैं एक चीज आपको और बता दूं कि साहब नॉस्ट्रो क्या है ना। तो हालांकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, डॉरो अकाउंट, एनआरई एनआरओ अकाउंट, ये सब चीज भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि जब यहाँ बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब है अवर अकाउंट विद यू, ओके, वॉस्ट्रो अकाउंट योर अकाउंट विद अस। कहने का मतलब है कि जब एसबीआई या कोई भी बैंक, ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरा बैंक यहाँ इंडिया में एसबीआई है, अगर एसबीआई न्यूयॉर्क या कोई भी फॉरेन कंट्री में किसी भी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करती है तो एसबीआई के लिए वो होगा नॉस्ट्रो अकाउंट। और वॉस्ट्रो अकाउंट यानी कि जो बैंक, यानी कि मैं हालांकि बहुत ज्यादा भी नॉस्ट्रो के पीछे नहीं पड़ना है, बट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, जैसे एसबीआई, ओके, और ये है सिटी बैंक, ये है लंदन में और ये है इंडिया में। ठीक है, तो लंदन में सिटी बैंक है, इंडिया में एसबीआई है। अब एसबीआई अपना अकाउंट सिटी बैंक में जो रखती है, ठीक है भाई, हर बैंक का हर उसमें अकाउंट होता है, तो एसबीआई ने लंदन की सिटी बैंक में अपना एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। तो जो अकाउंट एसबीआई का लंदन के सिटी बैंक में है, यानी कि विदेश में आपका जो अकाउंट है, जो इंडिया जो एसबीआई मेंटेन कर रही है, वो एसबीआई के लिए कहलाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। वहीं अगर मैं बात करूं सिटी बैंक की, तो सिटी बैंक के लिए ये अकाउंट कहलाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। और इसका सीधा सिंपल फंडा है, वी से विदेशी और वी से वॉस्ट्रो, क्योंकि लंदन वालों के लिए, सिटी बैंक वालों के लिए इंडिया वाले विदेशी हैं और इंडिया वाले के लिए सिटी बैंक, लंदन वाले विदेशी हैं। वही अगर सिटी बैंक अपना अकाउंट मेंटेन कर रही है एसबीआई में,
तो वो सिटी बैंक के लिए ये अकाउंट जो उसने एसबीआई में मेंटेन कर रही है वो कहलाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। और एसबीआई के लिए वो अकाउंट जो सिटी बैंक मेंटेन कर रही है कहलाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। तो आप समझ गए होंगे, मतलब जब हम अपना अकाउंट, मतलब यहाँ चूंकि एक बात ध्यान रखना है कि नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो की बात करी जाती है वो बैंक मेंटेन करती हैं, कस्टमर से नहीं है। कस्टमर के लिए एनआरई एनआरओ अकाउंट होता है, वो चूंकि बाद का पार्ट है, हम बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहते, हम यहाँ केस स्टडी पे हैं, केस स्टडी पे रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में क्या पूरा ही हो गया एक तरीके से, बट फिर भी मैंने आपको चूंकि लगभग चीजें बता दी कि देखिए जब एक बैंक दूसरे देश में अपना अकाउंट मेंटेन करती है तो उस बैंक के लिए जो मेंटेन कर रही है वो अकाउंट कहलाता है नॉस्ट्रो, और जहां मेंटेन करा गया है, जिस बैंक में आप, जिस विदेश की बैंक में आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उस विदेशी बैंक के लिए वही अकाउंट कहलाता है वॉस्ट्रो, और यही चीज एप्लीकेबल होती है दूसरी बैंक। ओके, अब ये मत पूछेगा सर लॉरो अकाउंट क्या होता है, वो हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि हाँ, फिलहाल केस ये है कि आपका नॉस्ट्रो अकाउंट है लंदन के एक बैंक में, और एक एक्सपोर्टर जो है वो 40,000 यूरो उसमें क्या करना चाहता है, क्रेडिटेड करना चाहता है, सीधी सिंपल बात। अब साहब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस रेट पर बैंक परचेज करेगा उस फॉरेन करेंसी को, और मार्केट रेट ये दे रखा है, मार्केट ये दे रखा है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि बैंक क्या करने जा रहा है, बैंक परचेज करने जा रहा है। बैंक सेल तो करेगा नहीं, बैंक क्या करेगा, परचेज करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब एसबीआई का अकाउंट कहाँ, लंदन के किसी बैंक में। तो अब वो एसबीआई का जो भी अकाउंट है वो क्या काम कर रहा है, परचेज कर रहा है। हम जानते हैं कि जब बैंक परचेज कर रहा है, ओके, बैंक इज टू बाय यूरो, बाइंग रेट इज 72.10। ओके, चूंकि बैंक को यूरो बाय करना है इसलिए जो बाइंग रेट है वो कितना होगा, 72.10। ये यूरो विल बी यूज्ड। तो खैर यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि चूंकि बैंक इज टू बाय यूरो, बैंक को यूरो खरीदना है, इसलिए बाइंग रेट होगा हमारा 72.10। इसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन में, हमारा 15 से कोई मतलब नहीं है। द मार्जिन विल बी डिडक्टेड बीइंग अ परचेज ट्रांजैक्शन, और मार्जिन जो है वो परचेज ट्रांजैक्शन डिडक्ट हो जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को वो ये आता है कि ये मार्जिन जो है वो ये किस में से डिडक्ट करना है। कई बार आप लोग क्या करते हो कि 40,000 को मतलब इस तरीके से कर बैठते हैं, 40,000 इंटू 72.10, और जो भी आपका आ रहा है उसका 0.15% ले करके माइनस कर देते हैं। तो इस टाइप की गलती नहीं करनी है, हमें मार्जिन को रेट में से डिडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज आप क्लियर रखिए कि यहाँ जो आपका बाइंग रेट है, ओके, वो क्या है 72.10। ये तो आपका बाइंग रेट है, और इसमें से जो मार्जिन डिडक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 0.15%। तो इसका 0.15% ले लीजिए, ओके। बाइंग रेट 70 तो मार्जिन डिडक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ 72.10 का हमें कितना लेना है, 0.1%, तो इंटू 0.15, ओके, डिवाइड 100, कितना आ गया 10815, मतलब 1082 ले लेते हैं, ओके, 0.1082 0.1082,
ओके, या पूरा पूरा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ने 2 क्यों ले लिया। तो अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो 72 माइनस 0.1082 71.89 71.89। कहने का मतलब है कि आपसे अगर वो पूछता है कि साहब टोटल अमाउंट क्या होगा, तो जो अमाउंट होगा वो आपका क्या रहेगा, रुपीस कितना है 40,000 और रेट हमारा कितना निकल के आया 71.89। तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा। तो खैर यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखिए हमें पता होना चाहिए कि बैंक किस रेट पे खरीदता है, किस रेट पे सेल करता है, मार्जिन कैसे माइनस होगा, किससे डिडक्ट होगा, किसका मार्जिन लेना है, वो तमाम बातें कई बार आपके लिए वेरी कर जाती है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन।